नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ। और हमारे पास नया क्वेश्चन जो है वो है, दो परमाणुओं को आयन बनाने के लिए उनमें प्रत्येक से दो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। उन आयनों को निर्वात में रखने पर वे एक दूसरे को 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो डाटा है पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। उसमें भी जो अंतिम में आंसर आया था वो 2 इलेक्ट्रॉन आया था और बल भी यही था, बस दूरी निकालनी थी। यदि आपको उसकी दूरी याद हो तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको अलग क्वेश्चन लेके चलेंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। या ऐसा तो है नहीं कि वो पहले आ जाएगा फिर उसके बाद में एग्जैक्ट यही आ जाएगा। अपन इसको अलग से मिला है तो इसको अलग से सोल्व करेंगे। लेकिन आप इसे देख सकते हो, एक ही कंसेप्ट से न जाने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन ये अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी थी, फिर बल पूछ लेगा, फिर दूरी पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए, एक में से एक और बन जाएगा। जितने बनाना चाहो उतने बन जाते हैं। तो आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो बनते जाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट अपना ये है, पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात एन बराबर दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन। उन आयनों को निर्वात में रखने पर वे एक दूसरे पर निर्वात में रखा गया है। कहाँ पे? निर्वात में। तो कितना बल लगा रहे हैं? F बराबर 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मैंने कहा बढ़िया। ठीक है, उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको R ज्ञात करना है। तो कूलम के नियम से आपका फॉर्मूला होता है F बराबर KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, K का मान आपको पता है, F का मान आपको पता है, R स्क्वायर आपको निकालना है। Q1 और Q2 का मान आपको नहीं पता। अब इसमें लिखा हुआ है दो परमाणुओं को आयन बनाने के लिए उनमें से प्रत्येक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। प्रत्येक से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो प्रत्येक में क्या होगा? समान चार्ज होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो जाएगा। तो आप सबसे पहले Q फाइंड करना पड़ेगा। Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। N का मान आपके पास 2 है। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना आवेश आ जाएगा। आ गया। अब F का मान रखो। F का मान कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁹ K का मान या फिर इससे अच्छा मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं ना, मान डालने से पहले क्या किया करो, जो चीज निकालनी हो ना उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो, ABCD वाले में। ठीक है ना, डेरिवेटिव वाले फॉर्म में। तो R स्क्वायर इधर जाएगा, K Q1 Q2 क्या होगा? Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई F हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? R बराबर अंडर रूट KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई F चाहिए। अब इसमें मान रखो सीधा सीधा। ठीक है, अंडर रूट R बराबर अंडर रूट K का मान 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है भाई साहब। अब Q कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻92। तो 3.2 इंटू 3.2। ठीक है, और 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा? 10⁻38। पावर दुगनी हो जाती है स्क्वायर करने पर। ठीक है, F का मान कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। R बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? नंबरों को एक साइड कर लो। 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻⁻38 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस का 18। ठीक है ना, इसका पॉइंट इस वाले पॉइंट से हट गया, एक पॉइंट बचेगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? और जिन पे से अंडर रूट हट रहा है उनका अंडर रूट निकाल लो ना, या फिर ऐसा करो 9 इंटू 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 370 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 38 में से 18 गए तो 20, 10⁻⁻20। अब अंडर रूट सोल्व करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा? 3। 32 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 32 इंटू 32, और 10⁻⁻10 का 10⁻⁻10, सॉरी 10⁻⁻20 का 10⁻⁻10। यहाँ पे कितना बचेगा? 1/370। कितना बचेगा?
1/370। अब 1/370 का अंडर रूट निकालेंगे, अर्थात 370 का अंडर रूट निकालते हैं। तो 4 6 18 8 18 सॉरी 8 8 और 6 कितने होते हैं 14, 144 8 1 4 2 324 और 19 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 81 हासिल के 8 9 और 8 17 9 1 1 6 1 361। तो 361 सबसे ज्यादा करीब में है भाई साहब, तो मैं 370 का अंडर रूट निकालूंगा। तो 370 का अंडर रूट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं 361 प्लस 9 कर सकता हूं, ये कर सकता हूं 361 प्लस 9। तो ये कितना जाएगा 361 किसका स्क्वायर है 19 का, तो 19 को एक साइड में लिख दिया, ठीक है। अब प्लस में 9 है तो ये 19 है, 19 का दुगना करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो 19 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 38। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 36। ये लगभग इसको निकालूंगा तो 1/4 होगा, कितना होगा 1/4। तो 19 प्लस 0.25 तो ये हो जाएगा 19.25। लगभग मैं ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये तो इतनी गंदी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 9 डिवाइडेड बाय कितना है 19.25 19.25 इंटू 10 की पावर -10। तो लमसम में कितना आएगा 55। तो ये लगभग 5 पॉइंट में आ जाएगा, समथिंग 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अप्रोक्सीमेशन में आएगा इसका आंसर, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन में लेना, वो भी 5 पॉइंट में समथिंग आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखना 96 डिवाइडेड बाय 19.25, ठीक है ना। तो आपके पास 5 पॉइंट में या 4.99 में कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट 5 ही नहीं आएगा, 4 पॉइंट में आएगा, 4.99 समथिंग आएगा। तो उसको आप 4.99 समथिंग आएगा, तो उसको आप जब अप्रोक्सीमेशन में लिखोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -10 करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा आर का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस ई तथा माइनस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। दोस्तों आपके पास दो आवेश दे रखे हैं, एक आवेश यहां पर है प्लस 9e, इस पर टोटल चार्ज है, E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वाला, और एक आवेश आपका यहां पर उपस्थित है जिस पर कुल आवेश प्लस E है, मतलब सिंगल E। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कुछ ऐसे जा रही होती है, अर्थात इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, उसका मान है 16 सेंटीमीटर। अर्थात R बराबर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और इसको ऐसा ही मात्रक में जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.16 या फिर 16 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। 10 की पावर -2 में कन्वर्ट कर ले, वो ज्यादा बेटर होता है इजी कैलकुलेशन के लिए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई साहब इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी या फिर कहां पर वो आवेश रखूं Q वाला, ताकि उस पर कुछ भी बल ना लगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं सर बीच बीच रख दो ना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। ऐसा हम नहीं कर सकते, दिमाग में तो यही आता है बीच में रखो ना, बीच में इधर भी बराबर हो जाएगा, इधर भी बराबर हो जाएगा। दूरी ही मायने नहीं रखती। जो आपका कूलम का नियम होता है, कूलम के नियम में दो चीजें ध्यान में रखी जाती है, एक तो उनके जो जिनके बीच में बल कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों के आवेश का गुणनखंड,
और उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। तो उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, इन दोनों पर डिपेंड करता है। आपने इसके आधार पे तो कह दिया इसके बीचों बीच में रख दो, फिर इस आधार को तो आपने निराधार कर दिया। तो इसको इस पे भी ध्यान देना है भाई साहब। अगर इसको बीचों बीच में रखोगे तो इसका इस पे ज्यादा बल लग जाएगा और इस पर कम बल लगेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहेगा इस पर, इधर बल कम लगेगा, इधर बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि इधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, इधर का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये भी तो देखो, दूरियां तो बराबर कर दी, फिर इस किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 और Q2 पर, ठीक है। तो हमें वो दूरी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, गलतियां हो, गलतियां करते रहो, गलतियां करने से ही सीखोगे। अब मुझे नहीं पता मैं कहां रखूं आवेश, मुझे नहीं पता, मैं कहीं पर भी यहां पे रख देता हूं, मान लो, मान लिया, ठीक है ना। टोटल 16 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी x मान लेता हूं, कि मैं कह देता हूं भैया एक इस वाले आवेश से x दूरी पर रखूंगा और मैं मान लेता हूं वहां पर बल कितना लग रहा है, टोटल बल उस पर, कि इधर से भी समान बल लग रहा है और इधर से भी समान बल लग रहा है, तो सारे बल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उस पर तो टोटल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 16 माइनस क्यू, सॉरी 16 माइनस क्यू को थोड़ी, 16 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा करता हूं, इसको भी सेंटीमीटर में रखता हूं, ठीक है ना, x सेंटीमीटर, इसको भी x सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10 की पावर -2 यहाँ पे आ जाता है और 10 की पावर -2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, 16 को भी मैंने सेंटीमीटर में लिया, x को भी मैंने सेंटीमीटर में लिया। मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर दूर पे रखा, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अपन ने ये चीजें सेंटीमीटर में तो लिए, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं डाल रहे, उसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे। किसमें कैलकुलेट करेंगे, मीटर में कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने आवेश यहाँ पे क्यू रख दिया। अब ये बोला जा रहा है कि इस पर बल कितना लगना चाहिए, 0, अर्थात इस पर ये जो बल लगा रहा है और ये इस पर जो बल लगा रहा है, दोनों कितने हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए, अर्थात नेट बल, नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0। यहां पर जो ये बल लगाएगा F, ये इसका ले लो F1 और इसका ले लो F2, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, तभी क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, अर्थात कुल बल कितना आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस वाले बल को ये वाला बल काट देगा। तो मैं लिख सकता हूं इसके आधार पे कि ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों बलों के परिमाण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो F1 बराबर F2 होना चाहिए, ठीक है ना। F1 किसके बीच में लग रहा है, +9E और Q के बीच में, और F2 किसके बीच में लग रहा है, +E और Q के बीच में। तो सोल्व करते हैं, F1 को सोल्व करेंगे तो F1 आएगा K Q +9E डिवाइडेड बाय, कितनी दूरी इन दोनों के बीच में, x इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, बराबर इधर भी k कितना है, ये q है, और कितना है इधर e, डिवाइडेड बाय 16 माइनस x इंटू 10 की पावर -2 होल की पावर 2। अब k से तो k गयो, q से q गयो, e से e गयो, तो यहां पे बचेगा 9 डिवाइडेड बाय x इंटू 10 की पावर -2 की पावर 2, यहां पे बचेगा 1/16 माइनस x इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ के स्क्वायरों को खोल देते हैं या फिर दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 का वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल करेंगे तो हट जाएगा, x इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा, बराबर 1/, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 16 माइनस x इंटू 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 गया, अब इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 16 जब इससे गुणा होगा तो 3 इंटू 16 माइनस x बराबर x, तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 माइनस 3x बराबर x,
ठीक है ना। 48 इधर गया और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो 4x हो जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 12, तो x का मान कितना आया, 12 सेंटीमीटर। कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो ये x का मान लिया था वो कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। अर्थात हम +9e वाले आवेश से q आवेश को 12 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। अर्थात ये इतनी दूर रहेगा और बाकी बची 4 सेंटीमीटर की दूरी इससे रहेगी। ये 4 सेंटीमीटर रहेगा और ये 12 सेंटीमीटर दूर रहेगा, क्योंकि भैया जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतने ही बल का परिमाण कम होता जाएगा। ठीक है ना, तब जाके ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अपन ये मान के चले थे, लेकिन असल में क्या निकला, ये निकला। बचपन वाले वही क्वेश्चन है, मान के चलते थे, माना कि ये ऋणात्मक है, कोई x को ऋणात्मक मान लेते ना, वैसे मानते थे कि माना कि यहाँ से इसकी दूरी x है, वैसे सोल्व कर दिया। अब एग्जैक्ट दूरी तो ये तो थी नहीं, अपन ने तो लिया था, बस माना था। असल में कितनी निकल के आई, यहाँ से मान के चलोगे तो अपने आप ही सत्य आपको उजागर हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक तो रास्ता लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, समान प्रकृति के दो q आवेश परस्पर d दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश q कूलम रखा गया है। q के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप है ना शब्दों पे हमेशा गौर करना। समान प्रकृति के q आवेश अर्थात q1 बराबर q2 बराबर q है। धनात्मक लो या ऋणात्मक लो, एक जैसे ही है। दूरी उनकी d है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश q कूलम रखा जाता है। दो आवेश हैं आपके पास ऐसे, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर शब्दों पे गौर करना। ये q है और ये भी q है, ठीक है। और बीच में कहीं पर रेखा के मध्य बिंदु पर, अर्थात मध्य बिंदु, इसने स्पेशली बोल दिया है, मध्य बिंदु पर क्या रख दिया है, q। अर्थात टोटल कितना था यहां से यहां तक, d था। मध्य बिंदु इसने स्पेसिफाई किया मध्य बिंदु पर, ठीक है ना। जो मध्य बिंदु होता है ये पहला क्या था, बीच में रखा है, बीच में कहीं पर भी रखा था, ठीक है ना, जरूरी नहीं था। और उसमें वो बोला था बीच में कहां रखा जाए, क्या बोला था, बीच में कहां रखा जाए, इसने स्पेसिफाई कर दिया मध्य बिंदु पर रखा है। मध्य बिंदु पर रखा है मतलब बीच में, एग्जैक्ट बीचों बीच में रखा है। ऐसे नहीं बोला कि मध्य पे रखा है, मध्य पर रखा है, ऐसे नहीं बोला, इसने मध्य बिंदु पर बोला है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इससे इसकी दूरी d/2, इससे इसकी दूरी d/2। q कूलम का आवेश रखा है, q के किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, निकाय संतुलन में होगा। आप फिर से यहाँ पे वही करने लग जाओ कि इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल दोनों बराबर होंगे, लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे q का मान करना है। आप करके देख लो कि F1 बराबर F2 कर लो सर, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल वही k क्यूब डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर बराबर k क्यूब डिवाइडेड बाई d/2 का होल स्क्वायर। हाँ, ये इससे ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आवेश भी क्या है, समान है। वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में आवेश समान नहीं थे, ठीक है ना, इसलिए उसमें आसानी थी। अब इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें इससे होगा कि निकाय संतुलन में। निकाय संतुलन में मतलब क्या है कि भाई साहब कि जो ये वाला आवेश है इस पर जो बल लगा रहा होगा और यही वाला जो आवेश है इस पर जो बल लगा रहा होगा वो सब क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, यहां पे सीन क्या है कि भाई साहब मैं बोल रहा हूं अभी कि इसके द्वारा जो इस पर बल लग रहा है या फिर ये वाला जो इस पर बल लगा रहा है उतना ही बल ये वाला इस पर लगाएगा या फिर ये वाला इस पर लगाएगा,
तो ही ये निकाय संतुलन में हो सकता है। ठीक है ना। मान इसने सबसे पहले बोला, ध्यान से समझना, इसने बोला कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं और परस्पर डी दूरी पर हैं, कर दिया अपन ने। अब सोचने वाली बात है, समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को बाहर फेंक रहे होंगे। ये वाला क्यू इस वाले को इधर फेंक रहा होगा, इस वाले को इधर फेंक रहा होगा। अब इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये वाला आवेश कर रहा है। तो ये क्या होगा? कायदे से दिमाग वाली बात लगाओ, ये क्या होगा? विपरीत प्रकृति का होगा। क्या होगा? विपरीत, माइनस वाला होगा। ये प्लस है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस वाला होगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे पर एफ बल लगा रहे थे। कितना लगा रहे थे? एफ बल। वहीं पर बीच में हमने तीसरा आवेश लिया है, हम तीसरा आवेश लेके आगे, वो क्या कर रहा है कि भाई साहब अभी ना जाओ छोड़ के, अभी दिल भरा नहीं है। तो ये क्या करता है? इसको इधर बुलाता है। जितने बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे उतने ही बल से ये इसको बुलाता है और इसको ये बुलाता है। मतलब एक दूसरे को ये वाला इसको इधर बुलाएगा और ये वाला ही इसको इधर बुलाएगा। और आपको मैंने एक चीज बता रखी है कि भाई साहब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की वजह से क्या नहीं होता? प्रभावित नहीं होता। तो इनका बल इनका है, इनका बल इनका है। ठीक है ना, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। फिर से देख लो, सीन क्या था? ये दोनों तो दूर जा रहे थे कि भाई साहब हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में लग रहा होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों लग रहा होगा? समान प्रकृति के दो आवेश है और समान क्या है? इनका परिमाण है। ठीक है, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ये दोनों भागने की तैयारी में। तीसरा आवेश आया समझौता कराने के लिए। समझौता होगा तो इनके विपरीत प्रकृति का होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे तो ये बीच में आएगा और एक दूसरे को क्या करेगा? इधर से इसको इधर से रोकेगा और इसको इधर से रोकेगा। ठीक है ना। और निकाय संतुलन में है तो उसका मतलब है जो पहले भागने की कोशिश कर रहे थे अब वो नहीं भाग रहे हैं, जहां पर है वहीं के वहीं रुक गए हैं, अर्थात उन पर लगने वाला कुल बल कितना हो गया है? शून्य हो गया है। तो किसी भी आवेश पर कुल बल कितना लग रहा होगा? पहला तो किसी भी एक आवेश को ले लो, इस आवेश को ले लो, इस आवेश पर ये वाला आवेश लगा रहा होगा F1। कितना लगा रहा होगा? F1। वो होगा KQ1Q2 अपॉन D²। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में लग रहा होगा दूसरा वाला बल प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण। और दूसरा क्या है? आकर्षण, जो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में लग रहा होगा। तो F2 कितना हो जाएगा? Q हो गया ना, QQ डिवाइडेड बाई D/2 का होल स्क्वायर। अब जो ये आकर्षण हो रहा है और प्रतिकर्षण हो रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम किस में होगा? संतुलन में होगा। अर्थात जो जहां पर है वो उसी स्थिति में रुका रहेगा, एक दूसरे अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि F1 बराबर F2 या F1 माइनस F2 बराबर 0 होना चाहिए। कुल परिमाण शून्य होने चाहिए। ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे F1 का मान रखते हैं KQ² डिवाइडेड बाई D² बराबर KQQ डिवाइडेड बाई D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। K से K गया, एक Q से एक Q गया, D² से D² गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 4Q, और Q इसके नीचे जाएगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब ये तो मैंने परिमाण समान किए हैं। क्या किए हैं? परिमाण समान। और मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ परिमाण परिमाण लिया था मैंने। यहाँ पे क्या लिया था? परिमाण परिमाण। ठीक है ना। अब मैंने पहले ही कह दिया था, एक में हो रहा है आकर्षण, एक में हो रहा है प्रतिकर्षण। यदि ये दोनों धनावेश है, अगर Q स्मॉल q धनावेश है तो कैपिटल Q क्या होगा? ऋणावेश होगा। और यदि
Q ऋणावेश है तो Q क्या होगा? धनावेश होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्लियर। हाँ, वैसे क्वेश्चन में माइनस क्यू ना देकर क्यू ही दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यू ही दे रखा है, तो क्यू को हम धनावेश लेके चलेंगे। अगर क्यू को धनावेश लेके चलते हैं तो हमारा अल्टीमेट क्यू किस में आएगा? माइनस में आएगा। आपको मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है ना। ये सीन होगा यहां पर। क्लियर? तो आपने साइन कैसे डिसाइड किया वो भी समझ में आ गया होगा, और आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे हुआ वो भी समझ में आ गया होगा। तो अपन को शब्दों पे फोकस करना पड़ेगा भाई साहब। शब्द जब तक नहीं सीखेंगे ना फिजिक्स में तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। आप सोचो ना कि फिजिक्स आपके सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर इन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, आपकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज भी सीखा करो सबसे पहली बात। अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो भले से कितने फॉर्मूले पढ़ लो आप, कुछ ही मतलब नहीं है। सबसे बड़ा खेल किसका हो जाता है? कई बार लैंग्वेज का हो जाता है। और हाँ, अगर बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर चिन्ह के अनुसार आप मतलब डायरेक्ट मुझे तो चिन्ह ही चाहिए, मेरे को ये सब नहीं लिखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब एफ नेट कितना होना चाहिए आपका? शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, 0। ठीक है, अब एफ नेट कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। निकाय संतुलन में तभी होता है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा एफ नेट कितना हो जाएगा, और एफ नेट होगा F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। जब इसको सोल्व करेंगे, ये इस डायरेक्शन में और आकर्षण इस डायरेक्शन, छोड़ो ना यार। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर एक एक आवेश रख दिया है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। ठीक है, एबीसीडी कोण है इनके, उसी के हिसाब से वहां पर उनका आवेश रख दिया है, और उन आवेशों का मान इधर आपको प्रोवाइड करा रखा है। इसमें बोला है कि वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकूलम के आवेश पर कुल कितना बल लगेगा। अब यहां पर हमें अध्यारोपण का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? अध्यारोपण का। अर्थात इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, 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 कुल बल निकालना है आपको एफ नेट 1 माइक्रोकूलम पर। तो मैं बोल सकता हूं एफ नेट निकालना है मुझे 1 माइक्रोकूलम पर। कितना हो जाएगा? एफ ए, अर्थात ए वाले की वजह से इस पर कितना लगेगा, प्लस एफ बी, बी वाले की वजह से, प्लस एफ सी, प्लस एफ डी। आपको पता है एक आवेश दूसरे आवेश के बल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो इस वजह से हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको एफ ए और एफ बी और एफ सी की वैल्यू और एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसका मान यहाँ पे रखिए, आपके पास एफ नेट कुल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले एफ ए की वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं। एफ ए का मान हो जाएगा के क्यू ए इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, या फिर हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को मैं आर मान लेता हूं। इन दोनों के बीच की दूरी भी आर ही होगी, इन दोनों के बीच की दूरी भी आर ही होगी, इन दोनों के बीच की दूरी भी आर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के केंद्र की दूरी सभी शीर्षों से समान होती है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं इसको आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए से ओ की तरफ, इसको ओ मान लेते हैं अपन।
ए से ओ की तरफ का केप, ए वेक्टर जो था ना उस वाली डायरेक्शन में, तो उसकी दिशा ले ली ए ओ, ए से ओ की तरफ जा रहे हैं, अर्थात ये प्लस ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। सेम टू सेम इसके सामने वाला, या फिर ऐसा करते हैं अपन एफ बी ले लेते हैं पहले, एफ बी वेक्टर, एफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, एफ बी, ये इसको इधर की ओर आकर्षित करेगा, तो यहां पर क्या होगा, ओ से बी की ओर जाएंगे हम, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू बी 1 इंटू 10⁻⁻6, कहां से कहां की ओर जा रहा है बल, ओ से बी की ओर डायरेक्शन है बल की, ठीक है, एफ बी की, और दूरी तो वही आर स्क्वायर, एफ सी के क्यू सी 1 इंटू 10⁻⁻6 आर स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है, सी वाला, अब ये वाला किधर लगा, सी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ, एफ डी के क्यू डी 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्शन होगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये वाला लगा रहा है इस पर बल, तो ये अपनी ओर बुलाएगा, तो कैसा जाएगा, ओ से डी की तरफ, ठीक है। अब खास बात, इंपॉर्टेंट पते की बात, जो एओ वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ सीओ वेक्टर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत सदिश है, क्या है, विपरीत सदिश या विपरीत दिशाएं हैं। ये सीधी लकीर है, ये इससे पॉइंट इससे मिलाएंगे तो एक लकीर मिलेगी, उस लकीर के बीचों बीच बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम रखा है, ए से ओ जाते हो, ए टू ओ, तो इधर की ओर डायरेक्शन में, और इसका सी टू ओ जाते हो तो इधर की ओर जा रहा है, एक बल इधर की ओर भेज रहा है, एक बल इधर की ओर भेज रहा है। खास बात क्या है, तो मतलब एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, तो ए ओ इज माइनस ऑफ सीओ वेक्टर, ठीक है। सेम टू सेम ये पहला हो गया, और इसी में सेकंड लिख सकता हूं मैं, ओ बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ओ डी वेक्टर, ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत सदिश है। अब आप देखेंगे क्यू ए का जो मान है वही क्यू सी का मान है, क्यू ए का मान है जो क्यू सी का मान है, अर्थात मैं लिख सकता हूं कि परिमाण में एफ ए वेक्टर का जो परिमाण होगा वही एफ बी वेक्टर का परिमाण होगा, ठीक है। सेम टू सेम यहां पे लिख सकता हूं यहां पे एफ सी आएगा ना, और एफ बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वही परिमाण एफ डी वेक्टर का होगा। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप मान रखिए, क्या कीजिए, मान रखिए एफ ए वेक्टर, आप एफ नेट यहां पे लिखते हो, एफ नेट बराबर कितना है, एफ ए वेक्टर लिखिए प्लस एफ बी वेक्टर लिखिए प्लस एफ सी, एफ सी को क्या लिख सकते हो, एफ ए, और उसकी डायरेक्शन और एफ सी की डायरेक्शन क्या है, परिमाण में तो ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एफ सी माइनस ऑफ एफ ए, यहां पे लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ ए वेक्टर, परिमाण समान होगा बस दिशा विपरीत हो गई, तो आप यहाँ पे इन दोनों की सहायता से लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो अलग से, कि एफ ए वेक्टर जो है माइनस ऑफ एफ सी वेक्टर है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि जो एफ सी वेक्टर है माइनस ऑफ एफ ए वेक्टर है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, तो मैं एफ सी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस एफ ए वेक्टर, और सेम टू सेम एफ डी है तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस एफ ऑफ डी, एफ ए से एफ ए खत्म हो जाएगा तो शून्य सदिश मिलेगा, एफ बी से यहाँ पे एफ बी माइनस ऑफ, इसको इससे करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे भी शून्य सदिश मिलेगा, अर्थात
अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, शून्य सदिश एफ नेट, ऐसा बल मिलेगा जिसका परिमाण कितना होगा, शून्य होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अर्थात 1 माइक्रोकूलम पर कितना लग रहा होगा, शून्य बल लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, ये इसको आकर्षित कर रहा है इधर, ये इसको आकर्षित कर रहा है इधर, लेकिन समान परिमाण से। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इधर, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन समान परिमाण से। तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गई, ये वाले फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, अर्थात ये कहीं पर भी गति नहीं करेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। ये संतुलित अवस्था में चुपचाप बैठा रहेगा। एफ नेट जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई फोर्स, मतलब कोई दबाव या फिर कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आ रहे होंगे उसकी बॉडी में, या फिर उस पर कुछ प्रभाव नहीं लग रहा होगा। बस ये है कि वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका तो मेन इफेक्ट यही है कि वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। एफ नेट शून्य आने का मतलब उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये संतुलित अवस्था में रहेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा है ना कि भाई साहब कोई इंसान आपको इधर से बराबर दबा रहा है, इधर से भी बराबर दबा रहा है, आपके ऊपर फोर्स तो लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, लेकिन वेक्टर कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये एफ नेट कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे बल नहीं लग रहा, बल लग रहा है, लेकिन आपका जो हो, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर ये थोबड़ा न इधर जाएगा न इधर जाएगा, एक जगह स्थिर होके रह जाएगा संतुलित अवस्था में। इसका मतलब ये होता है। लेकिन कायदे से देखो तो आप तो दोनों तरफ से दब रहे हो, ठीक है ना, ये चीज है। ये हो गया, इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। अब हमारे पास एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों कोनों पर Q1, Q2, Q3 आवेश है और तीनों का परिमाण समान है और सजातीय है। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर Q1, Q2, Q3 रखे हैं जिनका परिमाण समान है, अर्थात Q है। तीनों कोनों पर, तीनों शीर्षों पर रखे हुए हैं। अब इस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर जस्ट बीचों बीच में एक कैपिटल Q आवेश रख दिया जाता है, जो Q का ही, इन तीनों का ही सजातीय होता है। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा। Q आवेश पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। यहाँ पर Q आवेश पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितने आवेश हैं एक्स्ट्रा में, इस पर तो ज्ञात करना है, तो इसके अलावा कितने बल लगा रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये प्लस, अगर मैं सजातीय लेता हूं तो सजातीय में अगर प्लस प्लस लेके करते तो ये प्लस प्रतिकर्षण जस्ट इधर जाएगा नीचे की साइड में। अब Q2 का किधर जाएगा सर, इधर जाएगा, इससे निकलते हो ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, केंद्र के ये इसका ठीक है। तो Q1 के कारण F1 वेक्टर, Q2 के कारण F2 वेक्टर, Q3 के कारण F3 वेक्टर। आपको कुल परिणामी बल निकालना है, तो कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा, F नेट किस पर, Q पर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, तीन जने लगा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और तो और इनका परिणामी निकालना है, अर्थात तीनों बलों का इफेक्ट कितना लगेगा और किस साइड में लगेगा वो हमें देखना है। तो हम इसको, आप चाहो तो घटक के रूप में भी सोल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप त्रिभुज के या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम से भी सोल्व कर सकते हो। तो इसको हम समांतर चतुर्भुज के नियम से सोल्व कर रहे हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। बोर्ड में वैसे दोनों यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर बोर्ड में ज्यादा जो लिखना होता है, नॉर्मली जो चलता आता है समांतर चतुर्भुज का नियम, दो दो का सेट बनाकर हम करते हैं। सबसे पहले F1 F2 को कैलकुलेट कर लेंगे, अर्थात सबसे पहले F1 प्लस F2 कैलकुलेट करेंगे कितना आता है, फिर जो आएगा परिणामी उसको F3 से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, F1 प्लस F2, जब इनको जोड़ेंगे, आपको पता है दो सदिश राशियों को जोड़ते तो नया सदिश प्राप्त होता है। मैं मान लेता हूं वो कितना है, F1 प्लस 2 है।
कितना है f1+2। तो f1+2 को व्यक्त करने के लिए मुझे परिमाण चाहिए और उसके साथ साथ दिशा चाहिए। तो सबसे पहले f12 का क्या करूंगा, 1+2 का परिमाण ज्ञात करूंगा। तो क्या हो जाएगा परिमाण, f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। अब ये हमारे पास समीकरण तो आ गई है सर, f1 और f2 का मान क्या होगा। f1 और f2 का मान निकालेंगे, फिर तीनों का मान निकाल लो। पहले ऐसा करो, f1 वेक्टर कितना हो जाएगा, परिमाण की बात कर लेते हैं अपन। f1 का परिमाण क्या हो जाएगा, f1 ये इधर की साइड के क्यू अपॉन, अब दूरी क्या लेते हैं, अब दूरी को आपको जरूरी नहीं कि आप दूरी कैलकुलेट करो, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पे रखा है और केंद्रक पे रखा है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसको भी आर मान लेता हूं, कितनी मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तो आर स्क्वायर के हिसाब से इसको सोल्व कर लो। अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो आपको डायरेक्शन देना, तो इसको फिर नाम दो ए बी सी। क्या नाम दोगे, ए बी सी। या फिर आप कह सकते हो कि भाई साहब इसको आर नाम दिया है तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो, इसको फिर R1 देना पड़ेगा, इसको R2 देना पड़ेगा, इसको R3 वेक्टर में आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और साइड में लिखना पड़ेगा कि R1 वेक्टर का परिमाण R2 वेक्टर के परिमाण के और R3 वेक्टर के परिमाण के बराबर है, ये सब लिखना पड़ेगा। अगर दिशा देनी है तो फिर वो दिशा हो जाएगी, एक की तो R1 के, दूसरे की R2 के, तीसरे की R3 के। वैसे अपन को इसकी दिशा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। F1 हो गया, F2 का परिमाण भी क्या हो जाएगा, के क्यू 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 आर स्क्वायर। F3 कितना हो जाएगा, के क्यू 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 आर स्क्वायर। अर्थात मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि तीनों के परिमाण क्या है, समान। तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर का परिमाण बराबर F3 वेक्टर के परिमाण के बराबर है। अर्थात मैं तीनों को परिमाण F मान के चल देता हूं, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, परिमाण समान है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो F1+2 कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा। अब थीटा की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच में थीटा होगा 120। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के ये 60 डिग्री केंद्रक से मिलाने वाली रेखा जो होगी समबाहु त्रिभुज में, वो इस एंगल को बराबर बराबर काटी होगी। तो ये 60 था, तो ये 30 है और 30, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 30 30 60 ये खा गया, तो बचा कितना 120। तो ये 120 हो गया, तो इसके जस्ट ऊपर शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, तो ये 120 है, तो ये भी 120 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच में 120 होगा। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कोस 120, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर 120 का मान होता है कोस 120 का -1/2, 2 से 2 गया, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2F स्क्वायर में से माइनस का F स्क्वायर गया, तो F स्क्वायर बचेगा, F स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो F आंसर आ जाएगा आपके पास। अर्थात F1+2 का जो परिमाण है वो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी दिशा किधर होगी, दिशा पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दिशा के लिए या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो या अपना दिमाग यूज कर सकते हो। दिमाग कैसे यूज करने की बात कह रहे हो, जब अपन सदिश पढ़ते हैं तो एक रूल होता है कि भैया, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाते हैं आपको कि जब दो समान सदिश, समान परिमाण के सदिश, यदि उनके मध्य एंगल 120 डिग्री है, तो उनका जो परिमाण होगा, उन दोनों का परिमाण होगा, वो जस्ट क्या होगा, उन दोनों के परिमाण के समान होगा। अर्थात F1 और F2 का जो परिमाण है वही परिणामी का परिमाण हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इन दोनों को बराबर बराबर एंगल से काटेगा। तो ये क्या करेगा, इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा, जो परिणामी होगा।
परिणामी कितने का कोण बना रहा होगा? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का होगा तो एग्जैक्ट इसके ऊपर चला जाएगा, और इसका परिणाम कितना आ रहा है? F। और आपको पता है ये ऊपर जा रहा है और F3 नीचे जा रहा है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और परिमाण में भी समान है। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, परिमाण में समान, दिशाएं विपरीत हो जाएगी। तो F1 माइनस, सॉरी, इसमें से ये माइनस कर दो, F1 प्लस 2 माइनस F3 करोगे तो शून्य आ जाएगा। F नेट कितना निकल के आ जाएगा? शून्य निकल के आ जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हो चूंकि F1 प्लस 2 की का परिमाण F3 के परिमाण के समान है, परंतु दिशा में विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि F1 प्लस 2 जो है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि जो F3 है वो F1 प्लस 2 का क्या है? माइनस है, माइनस ऑफ F1 प्लस 2, जो आपका ऊपर वाली डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है F3। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इस वाली समीकरण को इस्तेमाल करेंगे और इस वाली समीकरण को इस्तेमाल करेंगे और F नेट में मान डालेंगे। तो F नेट का मान क्या था? F1 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 प्लस 2 का मान कितना आया था? F कितना आया था? F1 प्लस 2 ये आया था। ठीक है ना, परिमाण में समान हो गया। और इसका क्या था? यहां से यूज करेंगे माइनस ऑफ F1 प्लस 2। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का बचेगा क्या? 0। तो F नेट कितना निकल के आ जाएगा? 0। अर्थात ये स्थिर रहेगा, सारे बल क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ठीक है आंसर। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कोई समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों शीर्षों पर 3 आवेश रखे हैं, जिनमें से 2 सजातीय एक विजातीय लेकिन परिमाण में समान है। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अर्थात इस पर कैलकुलेट करना है, इस पर कैलकुलेट करना है, इस पर कैलकुलेट करना है। इसको हम घटक के द्वारा सोल्व करेंगे। किसके द्वारा? घटक के द्वारा सोल्व करेंगे। अब देखना ध्यान से, Q1 से शुरू करते हैं। Q1 पर कितना बल लग रहा है टोटल? Q1 पर लगेगा, सबसे पहले कौन लगाएगा? ये वाला लगाता है, 2 लगाता है, तो वो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्लस प्लस इधर जाएगा। 1 पर लगाया किसने? 2 ने। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब 3 लगाएगा 1 पर, किस डायरेक्शन में? इस पे। तो 1 पे लगाया 3 ने, F13। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, सेम टू सेम इसकी भी यही कहानी। ये नेगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये 1 वाला लगा रहा होगा इस पे, 2 पे, और सेम टू सेम ये आकर्षण लगा रहा होगा 3 वाला 2 पे, 2 3। ठीक है, इसका हो गया। इसका भी एंगल कितना हो जाएगा? 120। अब बारी है इसकी, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे। कितने बल से? ये 3 को खींच रहे हैं, 1 खींच रहा है F31, 3 को खींच रहा है 2 F32। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हो गया सबसे पहले Q1 के लिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए F12 F13, यहां पे लिख लेना Q1 के लिए।
F12 और F13 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो परिमाण परिमाण कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्शन अभी रहने देते हैं। परिमाण कितना हो जाएगा F12 का? F12 का होगा K Q Q अपॉन दूरी कितनी है L स्क्वायर, ठीक है। और अगला F13 परिमाण परिमाण चाहिए, F13 ये वाला K Q Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये दो बल है, इन दोनों के परिमाण क्या निकल के आ रहे हैं? समान निकल के आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब दो सदिश समान परिमाण के हो और उन दोनों के मध्य 120 डिग्री का एंगल लग रहा हो तो उनका परिणामी इस एंगल के जस्ट बीचों बीच में से निकलता है और उसका जो परिमाण होता है वो भी क्या होता है? उनके परिमाण के समान होता है। क्या होता है? उनके परिमाण के समान होता है। तो ये F हो जाएगा और ये 60 डिग्री पे इधर लग जाएगा, अर्थात इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा? इन दोनों के परिमाण के बराबर। मैं लिख सकता हूं कि F जो है F12 बराबर F13 के परिमाण के। और आपको कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो? समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओगे, वहां पे वही करोगे आप। F12 प्लस F13 कितना हो जाएगा? इनका परिणामी निकलेगा तो F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं परिमाण में तो F लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120, अभी थोड़ी देर पहले किया ही था, कितना आया था? F आया था। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया? F ही निकल के आ गया, ठीक है ना। तो जो परिणामी होगा वो भी क्या होगा? F12 प्लस F13 क्या होगा? F के समान ही होगा, ठीक है। हो गया। अब वैसे के वैसे Q2 के लिए सेम, Q2 के लिए F आप 21 कैलकुलेट कीजिए, F23 कैलकुलेट कीजिए। परिमाण की बात करेंगे, दोनों के परिमाण क्या आएंगे? समान, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। परिमाण में समान, तो मैं लिख सकता हूं कि F21 इक्वल्स टू F23 के परिमाण के बराबर, अर्थात F ले लेते हैं। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। परिणामी आपको पता है दोनों के परिमाण समान है, तो इनके बीचों बीच में से निकलेगा, उसका परिमाण भी कितना होगा? F होगा। बिल्कुल ये का ये उठा के आपको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। अब इसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना। ये का ये उठा के छाप देना है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रत्येक आवेश पे पूछ रहा है तो अलग अलग निकाल लेते हैं। Q1 पे कितना लगेगा? F लगेगा, ठीक है ना। और एंगल पूछे तो एंगल आप बोल सकते हो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, बोल देना F12 से 60 डिग्री। क्यों? आपको पता है इन दोनों के मध्य में से निकलेगा तो टोटल 120 है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। या तो आप बोल सकते हो F13 से 60 डिग्री बना रहा है या फिर F12 से 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे भी बोल सकते हो आप F21 से 60 डिग्री बना रहा है। तो दिशा लिख सकते हो आप F12 से 60 डिग्री पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो F13 से 60 डिग्री पर। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो जैसे आप मेजर करना चाहते हो, ये इसके लिए तो क्या करोगे? ऐसे मेजर करोगे क्लॉकवाइज, तो आप लिख सकते हो कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 12 के लिए, 12 के लिए घड़ी की दिशा में 60 डिग्री पर, और F13 के लिए लिख सकते हो घड़ी के विपरीत दिशा में 60 डिग्री पर, ठीक है ना। घड़ी के मतलब यहां से मेजर करोगे घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। सेम टू सेम इसके लिए चलेगा। अब अगला आता है ये वाला Q3 के लिए। Q3 के लिए करते हैं वही सेम, F3
F31 कैलकुलेट करो, F32 कैलकुलेट करो, परिमाण कितना हो जाएगा, वही के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, वही के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं मैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, सिर्फ परिमाण परिमाण की बात कर रहा हूँ। माइनस का मतलब आकर्षण होता है और प्लस का मतलब प्रतिकर्षण होता है, हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ F31 बराबर F32 बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये मत समझ लेना कि भाई साहब इनका परिणाम ही बराबर आएगा, क्योंकि एंगल कितना है 68, 120 होता तब लगता उसी नहीं, ये F के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा F31 प्लस F32 कितना हो जाएगा भैया, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, F31 स्क्वायर F32 स्क्वायर प्लस 2F1 F31 F32 कोस 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है 1/2, F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर 1/2, 2 से 2 गया तो कितना आएगा 3 आएगा, 3F स्क्वायर, अंडर रूट में F स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, 3 कैद में रह जाएगा। तो ये आया आपका परिणाम इसका, अर्थात बीचों बीच में तो निकलेगा क्योंकि परिणाम समान है, 30 डिग्री 30 डिग्री, अर्थात F31 से 30 डिग्री पर और F32 से 30 डिग्री पर, इधर घड़ी की दिशा में, इसे घड़ी की विपरीत दिशा में। ये आपका हर आवेश के लिए प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है कुल, ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारे पास लास्ट और अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अक्षीय रेखा पर 20 माइक्रोकूलम के समान आवेश x बराबर 0, 2, 4 व 8 सेंटीमीटर की दूरियों पर स्थित है। x बराबर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला गया है कि 20 माइक्रोकूलम के समान आवेश, ये यहां पर 0 लेंगे और इधर चलते जाते हैं, 2, 4 और 8, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 0, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला गया है कि 0 पर, 2 पर, 4 पर और 8 पर समान आवेश है। Q बराबर 20 माइक्रोकूलम अर्थात 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो Q यहाँ पर भी रखा है, 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 4 आवेश रखे हैं 4 पोजीशन पर। इसमें बोला गया है कि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जो यहाँ पर आवेश रखा है भैया उस पर सारे सजाती हैं ये, इस पर कुल कितना बल लग रहा है। तो सबसे पहला ये जो आवेश होगा वो इस पर बल लगा रहा होगा इधर कि भाई साहब तुम इधर लगो, ठीक है ना, ये वाला लगा रहा होगा इस पर इधर, ठीक है। इन दोनों के बीच Q के बीच में लग रहा है, आपको पता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहला तो दोनों में सेम आवेश है, सेम के ऊपर लग रहा है तो दोनों का इसलिए तो बल समान हो जाएगा और दूरी भी क्या है समान। तो जो इसके द्वारा लग रहा है उसको मान लेता हूं F1, इसके द्वारा जो लग रहा है F2, तो मैं कह सकता हूं कि F1 परिमाण में क्या होगा F2 के बराबर होगा। और चूंकि दिशा विपरीत है तो ये क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर है तो F नेट इन दोनों का बल क्या हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल होगा वो तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये इधर धक्का दे रहा है और ये इधर धक्का दे रहा है, ये बीच में रुका रह जाएगा, कहीं पर भी गति नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रह जाएगा। तो इन दोनों के बल तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लास्ट में बचा ये वाला, इन दोनों के बल कैंसिल हो गए, लास्ट में ये बचा सिर्फ। अब तो सिर्फ इसके द्वारा लगने वाला बल आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 8 है, 2 ये वाली हटा दो तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब तो F बराबर कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो K 9 इंटू 10⁻⁹,
क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू का मान है आपका 20 इंटू 10 की पावर -6, तो 20 का स्क्वायर 400 और -10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -12 हो जाएगा स्क्वायर होने पर। यहाँ पे कितना है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 का 36, 10 की पावर -2 का करूंगा तो 10 की पावर -4। ठीक है, अब 9 से 36 जाएगा 4 बार, 4 नाम 36 होते हैं, 400 जाएगा 100 बार, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 की पावर 9, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -12 और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 9 में जुड़ जाएगा। 9 और 4 13 होते हैं। ठीक है, और जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 100 इंटू 10, 13 में से 12 गए तो 10 बचेगा, मतलब 13 में से 12 गए तो 1 बचेगा, अर्थात 10 की पावर 1 बचेगी तो 10 ही बच रहा है, तो यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये दोनों ने तो एक दूसरे को खत्म कर दिया, बचा हुआ ये वाला, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, F3 बल जो होता है वो आपका 1000 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप थ्योरी में लिख सकते हो, मतलब ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि F1 व F2 परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि F1 वेक्टर जो होगा माइनस ऑफ F2 वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जो F नेट चाहिए, आप F नेट किससे मिलता है, F नेट बराबर हो जाता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 2 एक दूसरे को खत्म कर दिया तो इन दोनों का योग कितना आ गया, 0, तो बचा कितना, F3, और आपको क्या करना था, F3 कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे F नेट निकल के आ जाएगा, और आपने इधर F3 कैलकुलेट कर लिया परिमाण के साथ में, और दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इधर से इधर को लगा रहा है तो -i के लिख सकते हो आप। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन अगर डायरेक्शन देनी हो तो -i केप हो जाएगा। सो थैंक यू। ये हमारे कुलम्स के जो लॉज के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन थे, मतलब उसके अनुसार जो क्वेश्चन करने थे, उसके नियम के आधार पर जो क्वेश्चन करने थे वो हमने कर लिए। ये क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम करा सकते थे इसमें, और आगे भी और दूसरे कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज समझो, और क्या दिया गया है उनको अलग लिखो, और क्या निकालना है उसको अलग लिखो, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें मान डालो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। राधे राधे, बाय बाय।